तो हम लोग ने लॉ ऑफ नीली इक्विवेलेंट देख लिया कि कोई भी रिएक्शन होगा तो जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबके मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। बट बात एक ये फंसती है कि जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, ए और बी के बीच में सी और डी बन रहा है। हम रिएक्शन में ए का 10 मिली इक्विवेलेंट रख देते हैं और बी का 15 मिली इक्विवेलेंट रख देते हैं, तब क्या होगा? कितना किसका रखना हो तो हमारे ऊपर होता है। अगर हम ए का 10 रख दें और बी का 15 रख दें, तब फिर क्या होगा? ए के 10 से बी का 10 रिएक्ट करेगा, सी का 10 बनेगा, डी का 10 बनेगा। बट बी के हिसाब से देखा जाए तो बी के 15 से ए का 15 रिएक्ट करेगा, सी का 15 बनेगा और डी का 15 बनेगा। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? तो गड़बड़ ये हो गई कि बी के 15 अगर रख रहे हैं हम लोग तो उसके 15 से रिएक्ट करने के लिए ए का भी 15 चाहिए, और ए का 15 तो हमने रखा नहीं है, ए का तो हमने 10 ही रखा है। तो ए मैक्सिमम जो रिएक्ट कर सकता है वो 10 ही रिएक्ट कर सकता है। तो अब बी का भी मैक्सिमम कितना रिएक्ट करेगा? तो 10। उसका 15 भले हमने रखा है लेकिन उसका 15 रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसका रिएक्ट कितना करेगा? 10। रिएक्शन के बाद उसका 5 मिली इक्विवेलेंट बचा रह जाएगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीज होती थी वहां पे, वो चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे सिंपल सा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा? कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? तो जिसके रिएक्टेंट साइड में जिसके मिली इक्विवेलेंट सबसे कम है वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ए का 10 है और बी का 15 है, तो ए का कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग पता लगाएंगे। सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे कुछ बहुत इधर उधर नहीं करना है। जिसके मिली इक्विवेलेंट सबसे कम है रिएक्शन में वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट कोई होता है तब फिर वही डिसाइड करता है कि किसका कितना रिएक्ट करेगा और किसका कितना बनेगा। इसको हम लोगों ने लिखा है रिएजेंट reactant which has least number of milli equivalent in a reaction is the limiting reagent, and a limiting reagent will decide how many milli equivalent of reactant will react and how many milli equivalent of product will be formed. जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि किसका कितना रिएक्ट करेगा, किसका कितना बनेगा। जैसे ए का 10 और बी का 15 है तो लिमिटिंग रिएजेंट ए है, तो ए ही डिसाइड करेगा कि बी का कितना रिएक्ट करेगा। ए का अगर 10 है तो बी का भी 10 ही रिएक्ट करेगा। तो ये डिसाइड करने वाला कौन है? तो लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना हम लोग को आ गया। अब करना क्या है? रिएक्टेंट साइड में जिसकी मिली इक्विवेलेंट सबसे कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग जरा। एक रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं जिसमें ए से बन रहा है बी, और फिर ये जो बी बना इससे फिर बन रहा है सी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है इनके हमें नहीं पता। ए से बन रहा है बी, तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, हम लोग जो पढ़े उसके अकॉर्डिंग उस बेसिस पे लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट जितना ए का है उतना ही मिली इक्विवेलेंट बी का बनेगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी। अच्छा, दूसरा रिएक्शन हो रहा है जिसमें बी से सी बन रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए भी हम लोग मिली इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं, और यहाँ अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। अब मैथमेटिक्स ये कहता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी यहाँ पे ए के बराबर है और यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर है। तो ए और सी के मिली इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। बट ये चीज जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। इसके पीछे एक चीज छुपी हुई है। ऐसा नहीं कि ये चीज हम लोग हर जगह लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इस चीज को लिखने के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, एक स्पेशल चीज है, तभी जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते। क्या है वो कंडीशन, इसकी हम लोग को बात करनी है। बात ये है कि ए से बना है बी और बी से फिर बन रहा है सी, तो ए से जितना मोल बी बनेगा उतना ही मोल बी यहाँ रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ 5 मोल बी का बना तो 5 मोल बी रिएक्ट करने तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि बी का एन फैक्टर पहले वाले रिएक्शन में कुछ अलग हो
और दूसरे वाले रिएक्शन में कुछ अलग। भाई यहाँ पे अगर बी का एन फैक्टर निकालेंगे तो इस रिएक्शन के हिसाब से निकालेंगे, और यहाँ पे अगर बी का एन फैक्टर निकालेंगे तो इस रिएक्शन के हिसाब से निकालेंगे। अब कहाँ कैसा चेंज हो रहा है बी में, तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ का एन फैक्टर अलग हो सकता है, यहाँ का एन फैक्टर अलग हो सकता है, और अगर एन फैक्टर डिफरेंट हो गया तो मिली इक्विवेलेंट भी बी का डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ये जो दो क्वांटिटी यहाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी लिखा गया है, ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी अगर बी का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट हुआ तो। और अगर ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट हो गई तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए को मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर नहीं कर पाएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए को मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर अगर करना है तो उसके लिए बी का मिली इक्विवेलेंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, और बी के मिली इक्विवेलेंट दोनों जगह सेम होने के लिए बी का एन फैक्टर भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर बी का एन फैक्टर दोनों जगह सेम होगा तभी मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे बी के, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। तो वही चीज लिखिए कि दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन n फैक्टर ऑफ b इज सेम इन बोथ द रिएक्शंस। अगर b का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है तभी ये वैलिड है। इफ n फैक्टर ऑफ b इज डिफरेंट इन बोथ द रिएक्शन देन its milli equivalent will be different, so milli equivalent of a is not equal to milli equivalent of c। तब ये चीज हम लोग नहीं लिख सकते कि ए और सी का मिली इक्विवेलेंट बराबर है। ए और सी के मिली इक्विवेलेंट एक ही केस में बराबर होंगे जब बी का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम हो। चलिए, तो ये हो गया लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट और उससे कंक्लूड की गई चीजें। अब इसको यूज कैसे किया जाएगा, अप्लाई कैसे किया जाएगा लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट को। तो इसके लिए क्वेश्चन है हाउ मेनी, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देखा जाए। आप खुद से पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 0.1 मोलर NaOH solution will be required to react completely with 5 liter of 0.2 molar H2SO4 solution। H2SO4 सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, कितनी मोलारिटी, ये हमें बता दिया गया है। इस सॉल्यूशन से रिएक्ट करने के लिए NaOH सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी हमें बता दी गई है, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ये हमें बताना है। तो करना क्या है, ये दो NaOH और H2SO4 ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों का मिली इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, यही चीज करना है। इसके हेल्प से आंसर निकालना है। देखिए आंसर क्या आ रहा है, निकालिए, फिर मैच कराइएगा नेक्स्ट वीडियो में।